students, welcome to TDA Commerce classes. 12th accountancy में there is a chapter known as goodwill. गुडविल को कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं. एवरेज प्रॉफिट्स मेथड है, सुपर प्रॉफिट्स मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड. बट जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड्स से हटकर एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट्स मेथड को पढ़ते हैं तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो तरीके हैं. एक होता है जहाँ पे नॉर्मली आपको ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए होते हैं जिनका आपको एवरेज निकालना होता है और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल कैलकुलेट करते हैं. इसका डिस्कशन पहले ही एक वीडियो में हो चुका है. इस वीडियो में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन पढ़ेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स होते क्या हैं, इससे कैसे गुडविल कैलकुलेट करी जाती है. बहुत सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट मेथड की ही तरह है, बस इसमें फर्क क्या होता है कि जो मेरे पास डिफरेंट ईयर्स होते हैं जिसके प्रॉफिट्स मुझे दिए होते हैं, मुझे डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट वेट्स असाइन करने होते हैं. द लेटेस्ट ईयर इज गिवन द ग्रेटेस्ट वेट. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अंडरस्टैंड विद द क्वेश्चन. Calculate the goodwill of a firm on the basis of 2-year purchase. इसका काम मुझे बिल्कुल क्वेश्चन के लास्ट में, सोल्यूशन के लास्ट में इसका काम होगा. 2-year purchase of the weighted average profits. तो इसका मतलब मुझे पहले weighted average profits कैलकुलेट करने हैं of the last 5 years. मतलब मुझे एवरेज जो लेना है वो 5 years के प्रॉफिट्स का लेना है. Weights assigned to each year would be 1, 2, 3, 4 and 5 respectively. इसका मतलब हुआ first year is 31st March 2015. I've already told you all कि अगर 31st March 2015 है इसका मतलब year start हुआ होगा 1st April 2014. So 1st April 2014 till 31st March 2015, this is the profit for this year. अगर 31st March 2016 लिखा है तो year start हुआ होगा 1st April 2015 and so on. वेट्स कैसे असाइन करने हैं? द फर्स्ट वेट इज टू बी गिवन टू दिस ईयर, सेकेंड वेट टू 2016, थर्ड 2017, फोर्थ 2018 एंड फिफ्थ 2019. इसका मतलब जो लेटेस्ट ईयर है उसको मैंने सबसे ज्यादा वेट दिया. ग्रेटेस्ट वेट जो हम देते हैं वो हम लेटेस्ट ईयर को देते हैं. लेटेस्ट ईयर इज 2019 एंड द ओल्डेस्ट ईयर इज 2015. उसको सबसे कम 1 वेट मिला. अब abnormal loss of 50,000 was incurred during the year ended 31st March 2015. इसका मतलब हुआ कि मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में. मतलब ये एबनॉर्मल आइटम्स हैं जो डिफरेंट ईयर्स को बिलोंग करते हैं. मुझे हर ईयर में करेक्शन करना होगा. एबनॉर्मल आइटम्स का इफेक्ट हटाना पड़ेगा. नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट्स का जो डिफरेंट ईयर्स हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करेंगे. प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट का सम लेंगे एंड उसके बाद एवरेज निकालेंगे. सो लेट अस सी हाउ इट इज टू बी डन. सबसे पहले द वेरियस ईयर्स दैट आई हैव: 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019. These are the different years. The profit for 2015 is 36,000 rupees. 2015 the profitability position is 36,000. 2016 1,70,000. 2017 1,90,000. 2018 2 lakh. And 2019 3,50,000. कैसे एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, कैसे गुडविल निकालते हैं? सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम जो प्रॉफिट्स मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो, इस क्वेश्चन में सब ईयर्स में प्रॉफिट है. कभी कभी हो सकता है कि किसी ईयर में लॉस हो. अगर लॉस होता है तो हम उस फिगर को ब्रैकेट्स में लिखते हैं. ये मेरी ओरिजिनल सिचुएशन है. उसके बाद हम इसमें करेक्शंस करेंगे. क्या करेक्शन है? सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस हो गया था 50,000 रुपीज का. किस ईयर में? 2015. ईयर एंडेड 2015, मतलब 31st मार्च 2015. ये जो मुझे प्रॉफिट दिख रहा है ये प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ था, लेकिन सबसे पहले आपने एबनॉर्मल लॉस 50,000 का कंसिडर कर लिया था. मतलब इसमें से 50,000 रुपीज ऑलरेडी डिडक्टेड हैं. ये एक एबनॉर्मल आइटम है. हर ईयर एबनॉर्मल लॉस नहीं होता.
अगर इस ईयर एबनॉर्मल लॉस हो गया था 50,000 रुपीज का और उसके बाद आपको इस ईयर का ये प्रॉफिट दिख रहा है, तो आपको इस ईयर के प्रॉफिट को करेक्ट करना पड़ेगा। आप एड बैक करोगे एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50,000 will be added back to the profits of the year 2015, क्योंकि इसमें से ये लॉस डिडक्ट हो गया था, क्योंकि डिडक्ट ही करते हैं हम लॉस। लेकिन जब हम गुडविल निकाल रहे होते हैं तो हम एबनॉर्मल आइटम्स का अफेक्ट प्रॉफिट्स में से हटा देते हैं। Then abnormal gain of 30,000 was earned during the year ended 31st March 2016। इसका मतलब 31st March 2016 का ये जो प्रॉफिट फिगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसमें क्या इंक्लूडेड है? एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है 30,000 रुपीज का। अगर आपने एबनॉर्मल लॉस के अफेक्ट को हटाने के लिए उस पर्टिकुलर ईयर में एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर दिया, तो अगर किसी ईयर में एबनॉर्मल गेन एडेड है ऑलरेडी प्रॉफिट में, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम एबनॉर्मल गेन्स को लेस करते हैं, क्योंकि मुझे किसी भी एबनॉर्मल आइटम को उसके अफेक्ट को हटाना होता है। तो अगर एबनॉर्मल लॉस के अफेक्ट को हटाने के लिए मुझे ऐड बैक करना पड़ा, तो एबनॉर्मल गेन के अफेक्ट को हटाने के लिए मैं उसको लेस करूंगी। सो 30,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ दिस ईयर। अगर कोई चीज माइनस होती है तो उसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं। Then repairs to car amounting to rupees 2,40,000 was wrongly debited to vehicles account on 1st January 2018। ये क्या मिस्टेक है, इसका कैसे करेक्शन होगा? सबसे पहले हमारा काम होता है कि डेट पढ़ के आइडेंटिफाई करना कि ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट किस ईयर से रिलेटेड है। एडजस्टमेंट नंबर 3 में जो डेट है दैट इज 1st January 2018। दैट मीन्स दिस इज रिलेटेड टू द प्रॉफिट्स ऑफ 31st March 2018। Why? Because this year might have started on 1st April 2017 and it will last till 31st March 2018। मीन्स इसी ईयर के बीच में आ रहा है 1st January 2018। तो इस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट अफेक्ट हुआ है। ये एडजस्टमेंट इस ईयर से रिलेटेड है। इस ईयर से रिलेटेड है मतलब मुझे यहाँ पे कुछ करेक्शंस करने हैं। करेक्शन क्या करना है? मैंने अपनी कार में रिपेयर्स करवाई थी, बिजनेस ने फर्म की किसी कार में रिपेयर्स करवाई थी। रिपेयर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हमें प्रॉफिट में से, हमें इनकम में से लेस करना होता है। लेकिन अगर आपने इस तरीके के खर्चे को गलती से डेबिट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, किसमें? व्हीकल्स अकाउंट में, मतलब असेट अकाउंट में। व्हीकल अकाउंट में कोई चीज डेबिट हो रही है का सिंपल मतलब है कि आप व्हीकल खरीद रहे हो, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो। लेकिन रियलिटी ये है कि यहाँ पर हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के असेट की तरह ट्रीट कर लिया, इसलिए ये अमाउंट अभी तक आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ है। इस गलती को हमें ठीक करना है। दिस इज नॉट एन एबनॉर्मल आइटम, दिस इज अ मिस्टेक। अगर एबनॉर्मल आइटम्स होंगे उनको भी मुझे नलिफाई करना है, कोई गलती हुई होगी तो उसको मुझे ठीक करना है, क्योंकि गुडविल वैल्यूएशन के पर्पस के लिए मुझे सारे ईयर्स के नॉर्मल करेक्ट प्रॉफिट्स चाहिए। सो इफ दिस मिस्टेक हैज बीन डन, मिस्टेक क्या है कि 2,40,000 की आपने रिपेयर्स करी थी इस पर्टिकुलर ईयर में, जिसको आपने असेट की तरह ट्रीट कर लिया, मतलब प्रॉफिट से लेस इस खर्चे को नहीं किया। तो अब मैं इस खर्चे को लेस करूंगी, लेस रिपेयर्स टू कार। मैंने कोई नई कार नहीं खरीदी थी, मैंने कार को ठीक कराया था, उसका खर्चा मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा था, तो मेरा प्रॉफिट उतने अमाउंट से बढ़ा हुआ है जो कि गलत है। मुझे अपना खर्चा रिकॉर्ड करना है, तो मैंने इसके लिए अपने खर्चे को यहाँ से डिडक्ट किया, बिकॉज दिस वॉज नॉट माई असेट, दिस वॉज माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस गलती की वजह से एक चीज और हो गई, डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर दिया व्हीकल्स पे at 10% per annum on straight line method. Let us understand this in the working notes. हो क्या रहा है यहाँ पे कि 1st January 2018 को आपने ऐसा सोच लिया गलती से कि 2,40,000 रुपीज का आपने कोई असेट खरीदा है।
ये आपने सोच लिया, तो इस गलती को तो हमने यहाँ पे लेस करके ठीक कर दिया क्योंकि असेट नहीं था, दिस वाज माय एक्सपेंस। लेकिन असेट अगर आपने इसको गलती से मान लिया था तो गलती से आपने इसमें डेप्रिसिएशन भी लेस कर दी। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करी आपने? इसमें 10% के हिसाब से कैलकुलेट करी ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अगर आप 10% इस पर कैलकुलेट कर रहे हो तो आप फॉर हाउ मेनी मंथ्स कैलकुलेट करा होगा आपने? अगर ये जनवरी में असेट खरीदा गया है, हालांकि असेट खरीदा नहीं था, आपने करा था एक नॉर्मल खर्चा, बट उसको आपने असेट मान लिया था, तो हमने खर्चा तो लेस कर दिया यहाँ पे, बट आपने डेप्रिसिएशन इस पर कितने महीने के लिए लगा दी? फॉर जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, फॉर 3 months, मीन्स 2,40,000 into 3 months for 10%. So the amount here is 40,000 rupees. 40,000 रुपीज की डेप्रिसिएशन कंसिडर कर ली आपने। ये अमाउंट डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस पे डेबिट कर दिया होगा बाय मिस्टेक। व्हाई? बिकॉज द बेस वाज रॉन्गली इंटरप्रेटेड। दिस वाज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यू ट्रीटेड एज लाइक अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आपने उसमें डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर ली। अब इस डेप्रिसिएशन की गलती को ठीक कैसे करेंगे? जो चीज आपने अननेसेसरीली डेबिट कर दिया था अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आपने इस खर्चे को कंसिडर कर लिया था, बट ये खर्चा एक्चुअली में कंसिडर होना ही नहीं था क्योंकि कोई असेट आपके पास था ही नहीं। सो वी विल एड बैक दिस अमाउंट ऑफ 40,000 rupees to the profits of the concerned year because my profits have been deducted unnecessarily by this value of depreciation because I by mistake considered this expense as capital expenditure. I hope this treatment is clear to you. Now for the next year, The question will not remind you, क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा, बट ये एक इम्प्लाइड चीज है। क्या कि अगर 2018 में मैंने 2,40,000 का असेट गलती से रिकॉर्ड कर लिया था तो डेफिनेटली ये असेट 2019 में भी कैरी फॉरवर्ड हो गया होगा, तो यहाँ पर भी आपने डेप्रिसिएशन इसमें लगा दिया होगा। अमाउंट क्या होगा? 2019 में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया होगा बाय मिस्टेक, उसका अमाउंट क्या होगा? बिकॉज 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ये डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका है इस क्वेश्चन में। तो 2,40,000 इंटू 10%, यहाँ पर क्योंकि फुल ईयर के लिए डेप्रिसिएशन लगी होगी फॉर 24,000, ये गलती भी हो गई होगी क्योंकि आप उस असेट को नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड आपने करा होगा। तो यहाँ पर तो हमने मिस्टेक्स को ठीक कर दिया था, बट फॉर द नेक्स्ट ईयर द क्वेश्चन विल नॉट रिमाइंड यू बट यू विल योरसेल्फ करेक्ट दिस मिस्टेक। मैंने अगेन डेप्रिसिएशन ऐड बैक करी फॉर दिस ईयर, द अमाउंट इज 24,000। इस साल 2,40,000 का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि ये तो एक कैश आउटफ्लो हुआ था सिर्फ 2018 में, जिसको आपने एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना था बट आपने उसे असेट की तरह ट्रीट कर दिया था। तो हमने उस कैश आउटफ्लो को यहाँ पर एक्सपेंस की तरह डिडक्ट कर दिया था इस साल के प्रॉफिट में से, बट नेक्स्ट ईयर थोड़ी ये कैश आउटफ्लो हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर इसका मुझे ठीक नहीं करना, बट हाँ इसको जो मैंने असेट मान लिया था उस पर जो डेप्रिसिएशन मैंने नेक्स्ट ईयर भी लेस कर दी थी उसको मैं ऐड बैक कर दूंगी। देन क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2018 was undervalued by 50,000 rupees. Which year is affected because of this adjustment? 31st March 2018. This year क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू हो जाता है इसका मतलब आपने अपने प्रॉफिट्स को गलती से कम कर दिया। व्हाई? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होने वाला आइटम है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी चीजों को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं उनसे मेरा प्रॉफिट बढ़ता है, तो क्रेडिट साइड लिखने वाले किसी आइटम को अगर आपने अंडर वैल्यू करा मतलब उसकी वैल्यू जो भी थी आपने 50,000 से कम उसको लिखा, इसकी वजह से 2018 का प्रॉफिट 50,000 रुपीज से कम हुआ पड़ा है। तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे? वी विल ऐड बैक अंडर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 50,000। ये 2018 के प्रॉफिट्स में ऐड बैक होगा। क्यों ऐड बैक होगा? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होता है क्लोजिंग स्टॉक, अगर वो अंडर वैल्यूड है इसका मतलब मेरा प्रॉफिट्स भी कम हुआ पड़ा है, तो उसको ठीक करने के लिए मुझे इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। अगेन द क्वेश्चन विल नॉट रिमाइंड मी कि नेक्स्ट ईयर 2019 में यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बन के गया होगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है।
और अगर ये यहाँ पर अंडर वैल्यूड था तो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होने का मतलब है कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जो चीज मुझे लिखनी थी वो मैंने 50,000 से कम डेबिट किया। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर मेरा प्रॉफिट 50,000 से अननेसेसरीली इन्फ्लेटेड है, बढ़ा हुआ मुझे दिख रहा है। उसको ठीक करने के लिए मुझे नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स में से 50,000 कम करना होगा। So another particular less undervalued opening stock, तो यहाँ पे हम 50,000 लेस करेंगे। If you look at the trading account for once, ट्रेडिंग अकाउंट किसी भी कंसर्न का जब बनाते हैं तो क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर 2018 की अगर सिचुएशन में रिप्रेजेंट करूं तो 50,000 रुपीज से मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था। अगर अंडर वैल्यूड था तो यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा वो भी अंडर वैल्यूड आया होगा। इस गलती को ठीक करने के लिए मैंने 2018 में प्रॉफिट ऐड बैक करा, 50,000 ऐड बैक करा ताकि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट अब सही हो जाए। बट अगर मैं डिस्कस करूं 2019 का ट्रेडिंग अकाउंट, तो 2019 में यही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन के आया होगा टू ओपनिंग स्टॉक, और ये 50,000 से अंडर वैल्यूड है। अगर ये 50,000 से अंडर वैल्यूड है इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है ये मुझे बढ़ा हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड जो भी आइटम्स होते हैं उसमें से जब डेबिट साइड आइटम्स लेस होते हैं तो मुझे अपना प्रॉफिट मिलता है। अगर नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो मतलब मेरे एक्सपेंसेस कम लेस हुए होंगे क्रेडिट साइड से, तो मेरा प्रॉफिट इन्फ्लेटेड होगा, बढ़ा हुआ होगा अननेसेसरीली। दिस इज अ फॉल्स इमेज। इसको ठीक करने के लिए, अपने प्रॉफिट को कम करने के लिए मुझे 50,000 यहाँ से कम करना है। सो यू कैन ऑल्सो लर्न दिस फॉर योर कन्वीनियंस कि अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो वो एड बैक होता है, और नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक उसकी वजह से अंडर वैल्यूड है, वो ठीक करने के लिए हम उसको लेस करते हैं। नाउ सारे एडजस्टमेंट्स अब हो गए। यहाँ पर इंप्लाइड चीज कौन कौन सी थी कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा उस ईयर में भी ठीक करना था, एंड डेप्रिसिएशन जो इधर अननेसेसरीली चार्ज हो गई थी वो नेक्स्ट ईयर भी हो गई होगी, तो इसको भी मुझे ठीक करना था। नाउ आई विल कैलकुलेट दी correct profits for the year. So the correct profits are 86,000, 1,40,000, 1,40,000, 1,90,000, and the year 2018 is now showing a profit of 2,11,000 and 3,04,000. Now these are the correct profits for 2015, 16, 17, 18 and 19. अब हम इन correct profits को कैसे treat करते हैं? जो weights थे मेरे पास for these years, years, profits, weights and products. So 2015, 16, 17, 18 and 19. 2015 का correct profit is 86,000. 2016 का correct profit is 1,40,000. 2017 correct profit is 1,90,000. 2018 correct profit is 2,11,000. And 2019 the correct profit is 3,04,000. The weights are to be assigned like 1, 2, 3, 4, 5 respectively. So 1, 2, 3, 4, 5. वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स में कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले जितने भी ईयर्स हैं उनका नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालते हैं बाय ट्रीटिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स इन अ सेपरेट टेबल। आफ्टर दैट वी मेक अनदर टेबल जहां पर ईयर्स, उनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स, वेट्स एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ द वेट्स। सो द प्रोडक्ट्स
दिस इज द कंडीशन, जितने भी करेक्ट प्रॉफिट्स थे उनको उनके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करा, प्रोडक्ट्स का सम लिया. नाउ वी विल कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स. हाउ डू वी कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स? वी विल अप्लाई द फॉर्मूला सम ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स. जितना भी प्रोडक्ट्स का सम है डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स. बाय दिस वी गेट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स. So which is equal to 33 lakh divided by 15 will give you 2,20,000. 2,20,000 is the weighted average profits. 2,20,000 is the weighted average profits. How do we calculate goodwill of the firm? 2-year purchase of the weighted average profits. As I said कि 2-year purchase का काम लास्ट में होता है जब हम weighted average profits कैलकुलेट कर लेते हैं. So goodwill of the firm कैसे आएगी? Goodwill of firm is equal to weighted average profits, that is 2,20,000 into number of year purchase. Number of year purchase कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2. तो goodwill of the firm is 4,40,000 rupees. This is how we calculate goodwill of the firm using weighted average profits method.